नमस्कार, आज तक रेडियो के स्पेशल पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप देख और सुन रहे हैं अपना पसंदीदा शो क्राइम ब्रांच। इस शो में हम लोगों से बात करते हैं, कहानियां सुनते हैं उनसे जिनका कभी न कभी किसी न किसी तरह से क्राइम से लेना देना रहा है। दोस्तों, धुरंधर 2 मूवी अब रिलीज हो चुकी है। धुरंधर 1 मूवी आपने देखी होगी। फिल्म की शुरुआत एक प्लेन हाईजैकिंग से होती है। जो आतंकी हैं उनसे बातचीत करने के लिए, मीडिएशन करने के लिए अजीत डोभाल गए थे कांधार, अफगानिस्तान में जो है। और जब वो प्लेन में, जैसा कि मूवी में दिखाया जाता है कि जब वो प्लेन में दाखिल होते हैं तो आतंकियों से बातचीत करते हैं और फिर जो पैसेंजर है जो हाईजैक हुए रहते हैं उनको वो जानकारी देते हैं कि वो इंडिया से आए हैं और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है और जल्द ही आपको छोड़ा जाता है। लेकिन साथ में ही अजय सान्याल उर्फ अजीत डोभाल वो जब पैसेंजर्स को कहते हैं कि सभी लोग एक साथ बोलिए भारत माता की जय, लेकिन लोग जो पैसेंजर हैं वो भारत माता की जय नहीं बोलते हैं क्योंकि अजय सान्याल के पीछे एक आतंकी बंदूक ताने खड़ा रहता है। और रियल लाइफ में अजीत डोभाल ने कुछ सालों पहले इस बात का खुलासा भी किया था कि जो पैसेंजर थे वो इतने घबराए हुए थे कि जब अजीत डोभाल ने उन पैसेंजर को ये बोला कि मैं भारत से आया हूँ और भारत सरकार की तरफ से मुझे भेजा गया है और आप सबको छोड़ा जा रहा है, आप लोग भारत माता की जय बोलिए, लेकिन पैसेंजर उस दौरान काफ़ी घबराए हुए थे और मूवी में भी यही दिखाया जाता है। लेकिन अजय सान्याल के पीछे एक शख्स जो आतंकी था जिसका नाम जहूर मिस्त्री था, जैश का आतंकी था, वो जैश ए मोहम्मद का, वो पीछे गन लगाए रहता है और फिर वो अजय सान्याल को चैलेंज करता है। और कहीं ना कहीं अजय सान्याल को वो बात बहुत ज़्यादा बुरी लगती है और वो झकझोर देती है। और वास्तविक में अजीत डोभाल के साथ भी यही हुआ था। ये जो इंसिडेंट हुआ था जहूर मिस्त्री का, जिस तरह से इंसल्टिंग हुई थी अजीत डोभाल की और मूवी में अजय सान्याल की, उस अजय सान्याल ने फिर जसकीरत सिंह को हमजा बनाकर पाकिस्तान भेजा। धुरंधर 2 जो मूवी आई है उसमें जहूर मिस्त्री का फिर बाद में हमजा मर्डर भी करता है। लेकिन रियल लाइफ में जहूर मिस्त्री कौन था, कैसे उसका मर्डर हुआ, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो IC-814 1999 में एयर इंडिया का एक विमान जो नेपाल के काठमांडू से उड़ा था और उसे कुछ आतंकियों ने हाईजैक कर लिया था। उसके बाद वो उसे कांधार लेकर चले गए थे। उसमें एक जो आतंकी था उसका नाम था जहूर मिस्त्री उर्फ जाहिद अखुंड दरअसल जो स्कॉलर होते हैं उनको कहा जाता है। तो जहूर मिस्त्री जैश ए मोहम्मद का एक खतरनाक आतंकी था जिसे जैश ए मोहम्मद ने चुना था इस प्लेन हाईजैक के लिए। और जैसा हमने आपको बताया ही, जहूर मिस्त्री ये जो प्लेन हाईजैक होता है उसके बाद यहाँ से 3 आतंकी छोड़े जाते हैं, जिसमें एक मौलाना मसूद अजहर, जैश का जो आज की डेट में चीफ है, वो शामिल था, उसको भी छोड़ा जाता है। लेकिन इस पूरे कांड के बाद जहूर मिस्त्री अंडरग्राउंड हो जाता है। जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI है वो उसे अंडरग्राउंड कर देती है। अमूमन होता यही है कि जब पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी या आतंकी संगठन किसी ऑपरेशन के लिए किसी का इस्तेमाल करते हैं, किसी एक आतंकी का, तो उसके बाद फिर उसको अंडरग्राउंड कर देते हैं किसी दूसरे नाम से। तो इसी तरह से जहूर मिस्त्री पाकिस्तान के कराची में फर्नीचर की एक बड़ी सी शॉप चला रहा था। उसकी पहचान एक बिजनेसमैन के तौर पर हो गई थी और जो फर्नीचर वो चला रहा था वो कराची के अख्तर कॉलोनी में क्रिसेंट फर्नीचर के नाम से अपनी दुकान चला रहा था। अब इधर जो रॉ है भारतीय खुफिया एजेंसी, ऐसा रिपोर्ट में कहा जाता है कि जो भारतीय खुफिया एजेंसी हैं वो जहूर मिस्त्री को तलाश रही थी। बहुत मुमकिन है कि अजीत डोभाल भी तलाश रहे होंगे क्योंकि अजीत डोभाल ने सार्वजनिक मंच पर कई बार ये बोला, ये किस्सा जिक्र किया था, जैसा हमने आपको बताया भी था कि भारत माता की जय के नारे नहीं लगे। तो जहूर मिस्त्री को जो रिपोर्ट बताते हैं कि रॉ के एजेंट तलाश रहे थे और उनको ये जानकारी मिली कि जहूर मिस्त्री अलग नाम से पाकिस्तान के कराची में जो अख्तर मार्केट है वहाँ रहता है और जो हरकतुल मुजाहिदीन और जैसे मोहम्मद का जो नेटवर्क था उसके लिए लगातार जहूर मिस्त्री काम भी कर रहा था
दूसरे नाम से। इधर रॉक एजेंट उसको तलाशते हैं। अब चूंकि कई सालों से वो अंडरग्राउंड था, तो ऐसे में उसको वेरीफाई करने के लिए एजेंट एक लड़की का इस्तेमाल करते हैं। वो लड़की पत्रकार बनती है और किसी तरह से तलाशते हुए जहूर मिस्त्री तक वो पहुंचती है। वो विदेश में बैठी होती है, जहूर मिस्त्री को वो फ़ोन करती है और बोलती है कि जहूर मिस्त्री बोल रहे हैं। अब ऐसे जहूर मिस्त्री अपना असली नाम बोल देता है। वो बोलती है कि मैं पत्रकार हूँ और मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहती हूँ। वो जहूर मिस्त्री उसे कराची बुलाता है, एक खास जगह पर जो अख्तर मार्केट था। लेकिन लड़की की जगह बाइक पर सवार दो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं और उसके बाद दोनों जो मोटरसाइकिल पर सवार लोग थे वो हेलमेट पहने हुए थे। और जैसे ही जहूर मिस्त्री वो बाहर आता है, बाइक पर सवार जो लोग थे वो उसके पास पहुँचते हैं और उसके बाद एक जो बाइक पर सवार शख्स था वो पीछे से उतरता है और बोलता है, जहूर मिस्त्री? तो बोलता हाँ। उसके बाद ताबड़तोड़ जो जहूर मिस्त्री है उसकी गोली मार के हत्या कर दी जाती है और उसके बाद जो मोटरसाइकिल सवार हैं वो वहाँ से फरार हो जाते हैं। ये घटना मार्च 2022 की है, जो पाकिस्तान के चैनलों में बहुत रिपोर्ट नहीं की गई थी क्योंकि आईएसआई ने वहाँ के चैनलों को रिपोर्ट करने से मना कर दिया था। बावजूद इसके ये खबर बाहर आई। तो इस तरह से रियल लाइफ में जहूर मिस्त्री का खात्मा हुआ। फिल्म में कैसे खात्मा होता है जो मैंने तो देखी नहीं है, लेकिन जो रिव्यू आया है उसमें बताया गया है कि हमजा यानी रवि सिंह वो तलाशते हुए पहुंचता है जहूर मिस्त्री के पास, उसको मारता है और बोलता है कि 25 साल पुराना जो हिसाब है वो चुकता करने आया हूं। और इस तरह से वो जहूर मिस्त्री को मारता है और मारने के पहले वीडियो कॉल करता है अजय सान्याल को। अजय सान्याल बहुत मुमकिन है कि मूवी में उससे कहते कि 25 साल पुराना एक हिसाब जो है चुकता है और फिर भारत माता की जय बुलवाकर जहूर मिस्त्री का फिल्म में खात्मा किया जाता है। रियल लाइफ में 2022 में जो जहूर मिस्त्री है उसको मार दिया गया था। जब पाकिस्तान ने आरोप लगाया था तो उसके बाद भारत ने उस आरोपों का खंडन किया था और ये भारत ने कहा था कि जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है या इस तरह की हत्याएं भारत की पॉलिसी का हिस्सा नहीं है। जहूर मिस्त्री के जनाजे में जैश के कई बड़े आतंकवादी शामिल हुए थे। तो ये बात हुई जहूर मिस्त्री की कि रियल लाइफ में उसको कैसे मारा गया था। अब धुरंधर 2 मूवी में एक और किरदार मारा जाएगा जिसका नाम है अरशद पप्पू। अरशद पप्पू की दुश्मनी किससे चलती है? रहमान डकैत से। अरशद पप्पू भी पाकिस्तान के कराची के लियारी इलाके का एक डॉन था। लियारी जिसके बारे में आप सब कुछ जानते हैं, हमने अपने एक पॉडकास्ट में जो पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट हैं जिले हैदर, जिन्होंने लियारी को बेहद करीब से कवर किया था, वहाँ के गैंगवार को बेहद करीब से किया था, उनसे बातचीत की थी। उन्होंने बताया था अरशद पप्पू के बारे में कि अरशद पप्पू के नाम से भी लियारी में लोग खौफ खाते थे और उसकी रहमान डकैत उर्फ रहमान बलोच से दुश्मनी चलती थी। असल जिंदगी में वो कैसे मारा वो कहानी हम आपको बताते हैं। तो कहानी शुरू होती है उसके बाप से जिसका नाम था हाजी लालू, जो लियारी का पुराना खिलाड़ी था। बेटे ने बाप की विरासत न सिर्फ संभाली बल्कि उसे और भी खतरनाक बना दिया। अरशद पप्पू का गैंग अपहरण, वसूली, ड्रग्स सब कुछ चलाता था। लेकिन हर कहानी में एक दूसरा किरदार भी होता है। यहाँ वो था रहमान डकैत और उजैर बलोच। इलाके पर कब्जा पाने के लिए दोनों तरफ से तनातनी रहती थी, वो आपने मूवी में देखा था। तो ऐसे में एक तरफ अरशद पप्पू वो मारना चाहता था रहमान डकैत को, रहमान डकैत अरशद पप्पू को मारना चाहता था। फिर आया साल 2003। कहा जाता है कि अरशद पप्पू ने उजैर बलोच के पिता फैज मोहम्मद उर्फ मामा फैजू को अगवा करके उनकी बहुत ही बेरहमी से हत्या कर दी थी। यहां से लड़ाई गैंगवॉर से बदलकर बदले की आग में बन गई। साल बीतते गए, लियारी की गलियों ने लाशों के अंबार देखे और नामों को खून में डूबते देखा। अब आता है 2013। 2013 में एक रोज अरशद पप्पू अपने ठिकाने पर था, तभी आंधी की तरह पुलिस आती है और उसके भाई अराफात और उसके साथी जुम्मा शेरा को उठाकर ले जाती है। लेकिन ये गिरफ्तारी नहीं थी, कहते हैं उन्हें सीधे उनके दुश्मनों के हवाले कर दिया गया, उजैर बलोच के हाथ में।
अरशद पप्पू मारा गया। रिपोर्ट में दावा किया गया उसके शरीर के बुरी तरह से टुकड़े किए गए थे, सड़कों पर घसीटा गया, यहां तक कि उसके कटे हुए सर के साथ फुटबॉल खेला गया। बाद में उसके शरीर को जलाकर उसकी राख को नाले में बहा दिया गया था। और ये सब किसने किया था? उजैर बलोच ने। और इस हत्याकांड के बाद उजैर बलोच दुबई भाग जाता है। तो ये असल कहानी है, किस तरह से उजैर बलोच अरशद पप्पू का खात्मा कर देता है। धुरंधर 2 मूवी में एक और किरदार का जिक्र किया गया जिसके बारे में बताया जा रहा है कि वो अतीक अहमद है। अब अतीक अहमद को लश्कर से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। तो मैंने ही जब मैं प्रयागराज में था और जब अतीक को बाकायदा प्रयागराज शिफ्ट किया जा रहा था, उस दौरान मैंने एक रिपोर्ट की थी और खुलासा किया था कि एक डॉक्यूमेंट भी था हमारे पास कि किस तरह से अतीक और अशरफ के जो आईएसआई से तार जुड़ रहे हैं। पुलिस ने इस थ्योरी को साबित करने के लिए कुछ दस्तावेज और कुछ लेटर भी लिखे थे। दरअसल अतीक और अशरफ का जो आतंकी कनेक्शन है वो इस तरह से साफ होगा कि दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और रॉ ने एक ऑपरेशन चलाया और ऑपरेशन के तहत जिसान कमर नाम के एक आतंकी को 2021 में गिरफ्तार किया गया था। जिसान कमर समुंदर के रास्ते अलग अलग देशों से होते हुए पाकिस्तान पहुंचा था और पाकिस्तान में उसे उसी जगह पर ट्रेनिंग दी गई थी जहां पर कसाब को ट्रेनिंग दी गई थी। जब जिशान की जांच की गई तो ये पता चला कि उसका पासपोर्ट बनाने के लिए बाकायदा एक लेटर अतीक और अशरफ ने लिखा था। इस तरह से जो कनेक्शन है वो जुड़ते हुए ये पुलिस ने पाया कि इसके आईएसआई से भी तार जुड़ सकते हैं। उसके अलावा जो अतीक और अशरफ के पास हथियार पहुंचते थे, ये भी जानकारी सामने आई कि जो पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए पंजाब में पहले हथियार आते थे, उसके बाद फिर वो अतीक अशरफ तक पहुंचते थे। हालांकि अतीक के जीते जी पुख्ता तौर पर कभी चार्जशीट में या कहीं पर भी उसके खिलाफ आतंकी कनेक्शन को लेकर कोई चार्जशीट दाखिल नहीं हुई, लेकिन गाहे बगाहे ये रिपोर्ट आती रही और इस तरह की चीज़ें सामने आती रहीं कि उसके आईएसआई से तार जुड़ सकते हैं। लेकिन लश्कर-ए-तोयबा से कोई तार जुड़े थे ये खुल करके सामने या सीधे तौर पर सामने नहीं आया था, हालांकि फिल्म में ये दिखाया गया है। अब धुरंधर 2 में एक और किरदार है बड़े साहब। अब बड़े साहब के बारे में बताया जाता है कि दाऊद इब्राहिम जाहिर सी बात है इस वक्त वो बूढ़ा हो चुका है। वो रहता कहाँ है? वो रहता है अभी भी पाकिस्तान के कराची के क्लिफ्टन इलाके में। डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी है। डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी पाकिस्तान के लगभग हर शहर में है और डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी को चलाती है पाकिस्तान आर्मी, वही डेवलप भी करती है। और हम आपको बताते हैं पाकिस्तान आर्मी आटा चावल दाल बिल्डिंग सारे धंधे करती है, तो उसी में डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी है। और जो दाऊद इब्राहिम के बारे में कहा जाता है कि वो अभी भी कराची के क्लिफ्टन इलाके में रहता है। मैंने कई बार दाऊद इब्राहिम का ऑडियो एक्सेस किया है और आज तक चैनल इंडिया टुडे चैनल पर चलाया है, जिससे पता चलता है कि दाऊद इब्राहिम का दुबई और तमाम जगहों पर धंधा है। हजारों करोड़ से ज़्यादा का मालिक है। ड्रग्स का वो धंधा करता है। जाहिर सी बात है उसे बड़े साहब कहा जा रहा है और उसके गैंग के लोग उसे बड़े साहब या मुच्छड़ कहते हैं। लेकिन फिल्म में शायद ये भी दिखाया गया है कि वो जिस नेता को चाहता है जहाँ, और उसके पॉलिटिकल कनेक्शन के बारे में बताया। पॉलिटिकल कनेक्शन कभी हुआ करते थे उसके, महाराष्ट्र तक सीमित थे। यूपी के कुछ एकाध दो नेताओं के साथ उसके नाम सामने आते थे, लेकिन अगर इतना जोर जैसा मूवी में दाऊद इब्राहिम का दिखाया गया है तो उसका खुद का घर पाकिस्तान में नीलाम हुआ और वो कुछ नहीं कर पाया। तो इसमें कोई शक नहीं है कि 90 के दशक में दाऊद इब्राहिम का दबदबा था। आज भी जो महाराष्ट्र है, मुंबई में है, उसका खौफ है कायम। लेकिन जैसा मूवी में दिखाया गया है कि वो सत्ता बनाने और बिगाड़ने में उसकी बड़ी भूमिका होती थी, ऐसा कुछ सामने नहीं आया। बल्कि उल्टा ये है कि दाऊद इब्राहिम के भाई नूरा का मर्डर पाकिस्तान में हुआ था और ये बताया जाता है कि रहमान डकैत ने ही दाऊद इब्राहिम के भाई का मर्डर कर दिया था। तो अगर इतना बड़े साहब रसूखदार होते तो अपने भाई को रहमान डकैत से बचा लेते।
तो यहाँ तो रहमान डकैत ही दाऊद इब्राहिम पर भारी पड़ा था। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि दाऊद इब्राहिम जिंदा है। कई बार मैंने दाऊद इब्राहिम के जो दाहिने हाथ माने जाते हैं छोटा शकील का इंटरव्यू किया था, जिसमें उसने काफ़ी कुछ बताया था। हालांकि दाऊद इब्राहिम बार बार ये सफाई देता है कि 1993 के बम धमाकों में उसका हाथ नहीं है। लेकिन बीते दिनों ही हमने नीरज कुमार जो सीबीआई के अधिकारी थे, पूर्व अधिकारी, उनका पॉडकास्ट किया था। उसमें उन्होंने बताया था कि किस तरीके से दाऊद इब्राहिम पूरी तरह से इस मामले में इन्वॉल्व था, क्योंकि नीरज कुमार ने ही 1993 बम धमाकों की जांच बाद में सीबीआई में रहते हुए की थी। तो बड़े साहब दाऊद इब्राहिम के बारे में जितना बताया गया है उतना तो नहीं है, लेकिन उतना कम भी नहीं है। अब रही बात धुरंधर 1 की या 2 की, तो मैं एक बार आपको साफ कर दूं कि बीते 3 से 4 सालों में पाकिस्तान, नेपाल में भारत के जो मोस्ट वांटेड आतंकी हैं वो मारे गए हैं सिलसिलेवार तरीके से। मैंने बीते 2 से 3 सालों में इस तरह की कई रिपोर्ट की हैं, जिसमें पठानकोट हमले का जो मास्टरमाइंड था शाहिद लतीफ़, उसको मारा गया था, और बहुत से आतंकी, हंजला अदनान जिसे कराची में मारा गया था, लश्कर का आतंकी था, हाफिज़ सईद का बेहद करीबी था। लेकिन हमारी एजेंसी, अमूमन तो भारत सरकार ये मना करती है, लेकिन जो एजेंसियां हैं वो इस तरह से काम नहीं करती हैं कि भारत से कोई एजेंट भेजें और फिर इस तरह से जाके वो किसी जगह शामिल हो जाए और इस तरह से खात्मा हो। खात्मा, भारत के जो दुश्मन मारे जाते हैं उसका मोडस ऑपरेंडी बहुत अलग होता है, बहुत डिफरेंट होता है। वो जल्दी किसी को पता नहीं चलता, न चल सकता है। तो ये जो हमजा का किरदार दिखाया गया है पूरी तरह से काल्पनिक है। जितनी मैंने एजेंसियों से बात की है, तो हमने ये कोशिश की है कि जो धुरंधर 1 या धुरंधर 2 में जो किरदार हैं उनका असली ज़िंदगी में खात्मा कैसे हुआ या असली ज़िंदगी में उनका किरदार कैसे था, ये हमने आपको बताने की कोशिश की है। उम्मीद है हमारा ये शो, हमारी ये जानकारियाँ आपको अच्छी लगी होंगी। अपना फीडबैक और कमेंट ज़रूर करिएगा। शुक्रिया।